डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास 9th बीटीसी के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर का बात करेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में क्या अंतर है, इसको जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला अंतर ये है कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल कोशिका में यानी कि जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। दूसरा अंतर इस बुक के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि पादप कोशिका में रिक्तिका होता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। हालांकि मेरे हिसाब से आप याद रखेंगे कि प्लांट सेल के अंदर में जो है वैक्यूल्स होते हैं, जो कि बड़े बड़े होते हैं काफी। कभी कभी तो एक वैक्यूल जो है पादप कोशिका का 90% हो सकता है, जबकि बात करेंगे वैक्यूल का एनिमल सेल में, तो ये जो है छोटे छोटे होते हैं और बिखरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट अंतर देखते हैं। तो अगला अंतर हो जाएगा कि द्रव पदार्थ का अवशोषण जो है पादप कोशिका कर सकती है, जबकि वही बात करेंगे अगर हम लोग एनिमल सेल के बारे में, तो ये जो है अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में जो है द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं कर सकती है। चौथा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है पादप कोशिका भोजन बना सकता है, जबकि जंतु कोशिका नहीं बना सकता है। पांचवा अंतर हो जाएगा कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि एनिमल सेल में जो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखो कि एनिमल सेल के अंदर में जो है लाइसोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे। तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट कुछ अंतर थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में। हालांकि कुछ और भी अंतर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पादप कोशिका जो होते हैं ना, नॉर्मल और जंतु कोशिका, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो पादप कोशिका के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पार्ट में होता है, यानी कि किसी एक साइड में रहता है, जबकि एनिमल सेल में जो है ये बीचों बीच में होता है। नॉर्मली अगर बात करेंगे, देखो इसमें तो ये भी नहीं कहा गया था कि मतलब जो एनिमल सेल होता है, जंतु कोशिका होता है, ये जो है नॉर्मली स्फेरिकल होता है। ठीक है, जबकि बात करेंगे पादप कोशिका का, तो ये जो है थोड़ा सा नॉर्मली देखेंगे तो ये जो है चतुर्भुजाकार यानी कि जो है आयताकार टाइप का आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दो कि इसमें जो केंद्रक है, ठीक है, ये दोनों में ही होगा, और ये दोनों ही प्रकार के जो ये सेल हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने अंतर के साथ साथ सिमिलैरिटी भी देखा कि दोनों प्रकार के सेल जो है उनमें क्या सिमिलैरिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ और उसके बाद से हम लोग अंतर जानेंगे। देखो, जितने भी जीव हैं उनका जो बनावट हुआ है ना, मतलब वो जिनसे मिल के बने हैं, यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सभी जीवों का संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है वो कोशिका है। यही मैं कहना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि जितने भी जीव हैं वो सबसे छोटी जिस इकाई से मिलके बने हुए हैं वो रियल में जो है कोशिका ही है। दूसरी बात याद रखिए कि कोशिका के आकार, उसके आकृति, उसके संगठन का अध्ययन विज्ञान के जिस ब्रांच में किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए, सेल का खोज का मतलब बात जो है ये 1665 में हुआ था, और ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जब सेल चैप्टर का जो है मैं, यानी कोशिका पाठ का जो है मैं इंट्रोडक्शन करा रहा था, परिचय करा रहा था, तभी मैंने बताया था कि कॉर्क कोशिका के अंदर में जो है रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी किया था 1665 में, जो कि एक डेड सेल था। तो पहली बार जो है एक निश्चित कोशिका जो कि अलाइव था उसको किसने देखा, तो उसको जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। और कब, तो 1674 में, यानी 9 साल बाद। नेक्स्ट ध्यान ये भी रखिए कि बहुत सारे जो है अध्ययन के आधार पर ये पाया गया है कि कोशिका में जो है जो जीव द्रव्य होता है वो सोल और जेल फॉर्म की स्थिति में रहता है, और प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन,
नमक और इसके अलावा दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा है, न्यूक्लिक अम्ल है और प्रोटीन आदि भी होते हैं। अब जानते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। देखो कोशिका सिद्धांत जो है ये कोशिका के बारे में दो जीव वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है जो कि कहता है कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु कोशिका के बने होते हैं। दूसरी बात ये बताता है कि कोशिका जो है जीवन का मूलभूत इकाई है और तीसरा बताता है कि जितने भी कोशिका हैं वो अपने से पहले से बने हुए कोशिकाओं से पैदा होते हैं। और वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि ये जो है कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें ये भी कोशिका सिद्धांत के ही अंतर्गत ये भी आता है। एक सेकंड वेट करो, थोड़ा सा मिटा दूं। ओके चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि कोशिका सिद्धांत में ये भी कहा गया है कि हर एक जो कोशिका होता है वो प्रोटोप्लाज्म का जो है एक मास होता है, जबकि ये जो वायरस होता है ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम लोग कह सकते हैं कि वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, वो कोशिका सिद्धांत को नहीं फॉलो करता है। अब जानेंगे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के लक्षण के आधार पर क्या क्या अंतर है। तो इस साथ ही साथ लक्षण भी हम जानते चलेंगे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं ये भी मैं बता दूं। एक कोशिकीय जीव उस जीव को कहते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका रहता है, और बहुकोशिकीय जीव उस जीव को कहते हैं जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो एक तो यही अंतर हो गया, कोशिका का संख्या नंबर ऑफ सेल हो जाएगा कि एक कोशिकीय जीव में सिर्फ एक कोशिका होता है जबकि बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक होते हैं। तो पहला अंतर हो गया। दूसरा काम का अगर बात करेंगे तो एक कोशिकीय जो जीव होता है उसके अंदर में जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे जो है एक ही कोशिका के द्वारा किया जाएगा, जबकि बहुकोशिकीय जो जीव है इसके अंतर्गत जितने भी काम हो रहे होंगे वो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है क्योंकि एक ही कोशिका है। तो काम का बंटवारा कैसे होगा कि तुम करो मैं करता हूँ, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। बट अगर बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव में तो इसमें जो है एक से अधिक सेल हैं, कोशिकाएं हैं, तो इस वजह से इसमें क्या होगा कि काम का बंटवारा हो जाएगा। कोई कोशिका एक पहला काम करेगा तो कोई कोशिका जो है दूसरा काम, कोई तीसरा काम, कोई चौथा काम, इस तरीके से काम का बंटवारा हो जाता है। फिर चौथा जो लक्षण है वो है जनन। तो एक कोशिकीय जो जीव है वो सिंगल उसी कोशिका के द्वारा जो है, एक सेकेंड, उसी कोशिका के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो है जनन करते हैं। जबकि अगर बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव में तो इनमें जो है विशेष कोशिकाएं होती हैं जो कि जनन कोशिकाएं होती हैं और वही जनन में भाग लेते हैं। आयु का अगर बात किया जाएगा तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनका आयु जो है कम होता है, छोटा होता है। जबकि बात करेंगे अगर बहुकोशिकीय जीवों का तो बहुकोशिकीय जीवों का जो आयु होता है वो लंबा होता है, यानी कि ज्यादा होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कोशिका के आधार पर अंतर। तो देखो कोशिका के जो है दो प्रकार होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों में क्या अंतर है अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये जो है आकार में छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक जो है बड़ा होता है। मैंने कहा यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। दूसरा अंतर हो जाएगा कि कोशिका का केंद्रीय भाग जो है वो न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं घिरा हुआ रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात किया जाएगा तो इसका जो है केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा रहता है। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस जो होगा वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर बात करेंगे तो वो वेल डेवलप न्यूक्लियस का अभाव रहता है और उसके जगह पे कुछ मास तो होता है बट वो जो है न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है। तीसरा ये कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो है केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यानी कि नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक रहता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया। अब चौथा अंतर हो जाएगा कि झिल्ली से घिरा हुआ कोई भी अंगक यानी कि सेल ऑर्गेनेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है। इसके अलावा एक और भी अंतर हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो विखंडन के द्वारा
या फिर कोशिका विभाजन के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो माइटोसिस या फिर मायोसिस सेल डिवीजन के जरिए अपना संख्या बढ़ाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आप सभी को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। पूरा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।